तो आप अपनी तरफ से स्टूडेंट्स को कुछ टिप्स देना चाहते हैं जो बच्चे भी प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर उनके लिए नर्व रैकिंग है? डेफिनिटली जो रीडिंग है काफ़ी ज़्यादा एंग्ज़ियस हो जाते हैं बच्चे रीडिंग का नाम सुनते ही ना और एग्ज़ाम में बैठते ही। तो आप अपनी तरफ से कुछ ऐसी टिप्स देना चाहेंगे जो बच्चों की हेल्प कर सके और उनका जो रीडिंग है वो क्लियर करने में मदद कर जैसे मेरे को स्टार्टिंग में रीडिंग में ही प्रॉब्लम होती थी। तो मैंने क्या किया कि पहले पार्ट ए पे फ़ोकस किया अपना पूरा। तो पार्ट ए में मैं टारगेट रखती थी अपना 20 आउट ऑफ 20, क्योंकि अगर मैं इतना रखूँगी तभी मैं 18-9 राउंड मार्क कर लेती थी और वो बहुत हेल्पफुल था। जब मैं क्वेश्चंस करती थी, तो क्वेश्चन फिर वहीं से पूछा होता था। तो बेनिफिट मिला इससे। पार्ट बी एंड सी में कुछ कहना चाहेंगे आप? तो पार्ट बी एंड सी में मैंने ये किया था, जैसे स्टार्टिंग में मेरे क्वेश्चंस सही नहीं हो रहे थे पार्ट बी और सी के। तो मैंने प्रेफ़र करेंगे पहले ओईटी क्लियर करना प्रेफ़र करेंगे या फिर एक्सपीरियंस लेना प्रेफ़र करेंगे? सर इन माय ओपिनियन हेलो, हाँ जी, नमस्कार, मेरा नाम है संदीप चौहान, आप देख रहे हैं चौहान यूके वाइब्स। तो भाई जो आज का वीडियो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। प्लीज़ मेक श्योर इस वाली वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखें। आज हम लोग बात करेंगे दीपाली से, जो कि मेरी एक स्टूडेंट है और हाल ही में उन्होंने अपना जो एग्ज़ाम है वो यहाँ पे क्लियर किया है ओईटी का। उनके जो स्पीकिंग है उसमें 430 मार्क्स आए हैं। बाकी मॉड्यूल्स में भी उनके काफ़ी अच्छे स्कोर आए हैं। तो आज हम उनसे बात करने वाले हैं ताकि एक आइडिया हमें हो सके कि किस तरीके से ओईटी एग्जाम को क्लियर करा जा सकता है। एक स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से आज हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। वो आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करेंगे जिससे आपकी रीडिंग है वो बेहतर हो सके, आपकी जो स्पीकिंग है वो बेहतर हो सके। तो आज का वीडियो है काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है ना। चलिए, दूसरी एक चीज़ ये भी है, काफ़ी सारे लोगों के मन में एक डाउट रहता है कि क्या हमें पहले ओईटी एग्जाम क्लियर करना चाहिए या फिर पहले एक्सपीरियंस लेना चाहिए या फिर दोनों चीज़ें साथ में करनी चाहिए। तो दीपाली ने जिस तरीके से अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन करी थी, क्या उन्होंने पहले एक्सपीरियंस लिया था, क्या उन्होंने पहले अपनी ओईटी एग्जाम क्लियर किया, तो वो सारी चीज़ें आज हम लोग इस वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इससे आपके दिमाग में या फिर आपके मन में क्लैरिटी आएगी कि आपको क्या करना चाहिए। तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है इस वाली वीडियो से ना। तो एक चीज़ और मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ, काफ़ी सारे लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं, मेरी अकेडमी में लोग मैसेज कर रहे हैं, मेरे टीचर से लोग बात कर रहे हैं इस चीज़ के रिगार्डिंग कि क्या यूके के अंदर वैकेंसीज बंद हो गई हैं या फिर स्लो डाउन हो गई हैं। तो हाँ, आज उसके ऊपर मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा यहाँ पे कि ये जो रूमर है वैकेंसीज बंद होने का, कम होने का, ये आज से नहीं चल रहा है। ये रीत बहुत पुरानी है ना, और ये काफ़ी समय से चलती आ रही है। आपने दिसंबर में भी सुना होगा, ये लास्ट मई में भी आप लोगों ने सुना होगा, लास्ट जनवरी में भी सुना होगा। और जब मैं आया था तब मैंने भी ये चीज़ सुनी थी कि रिक्रूटमेंट्स बंद हो चुके हैं, स्लो डाउन हो चुके हैं। बट मैं यहाँ पे आया, मेरे स्टूडेंट्स यहाँ पे आ रहे हैं, मेरे कितने सारे स्टूडेंट्स हैं जो हाल ही में अभी यूके के अंदर आए हैं और वो यहाँ पे आके जॉब कर रहे हैं। मैं किसी को भी ये चीज़ नहीं बोलूँगा कि रिक्रूटमेंट स्लो डाउन हो गए या बंद हो गए। अगर आपके पास अपना ओईटी एग्जाम क्लियर है तो आपके लिए आने के लिए रास्ता है। अगर आपके पास नहीं है तो भाई आप कितनी भी टेंशन लेते रहो, बिना ओईटी के तो आप चाहे यहाँ पे कितनी भी वैकेंसी हो आप नहीं आ सकते हो ना। तो प्लीज़ मेक श्योर कि यू डू फोकस ऑन योर स्टडीज और जितनी मेहनत हो सके आप लोगों से आप करें, अपना एग्जाम क्लियर करें और यूके आके काम करें। मैं तो सभी लोगों को यही चीज़ बोलूंगा है ना। और वैकेंसीज काफ़ी ज़्यादा है, आप लोग टेंशन ना लें इस चीज़ की बिल्कुल भी। तो चलिए आज की वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। तो आज हमारे साथ दीपाली है और दीपाली ने हाल ही में अपना जो ओईटी एग्जाम है क्लियर किया, काफ़ी अच्छे मार्क्स आए हैं उनके, स्पीकिंग में 430 मार्क्स आए हैं। तो आज हम लोग दीपाली से पूछेंगे कि किस तरीके से उन्होंने अपना ओईटी क्लियर किया है, कैसे स्पीकिंग इतना अच्छा परफॉर्म उन्होंने किया है और बाकी जो मॉड्यूल्स है सबके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। और जो हमारा मेन टॉपिक है आज बात करने का वो ये है कि ओईटी वर्सेस एक्सपीरियंस, क्या आपको एक्सपीरियंस पहले लेना चाहिए या फिर ओईटी पहले करनी चाहिए। तो सारी चीज़ें आज हम लोग इस वाली वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, इस इंटरव्यू में डिस्कस करने वाले हैं। तो हेलो दीपाली, कैसे हो आप? हेलो सर, आई एम गुड, हाउ आर यू? मैं बहुत बढ़िया दीपाली। आप अपने बारे में थोड़ा बताएँगे व्यूअर्स को ताकि एक ब्रीफ आइडिया हो जाए आपके बारे में लोगों को। आपने कहाँ से Yes, पढ़ाई करी है? क्या पढ़ाई करी है? yes. Hello everyone. Hello sir. My name is Dipali, and I have completed my BSc Honors Nursing from VMMC in Safdarjung Hospital, which is in Delhi. And I've recently cleared my OET in my first attempt. अच्छा दीपाली, आपने कहाँ से सुना था यूके के बारे में और ओईटी के बारे में? सर, मैंने यूके और ओईटी इन सब के बारे में आपकी वीडियो से ही सुना था। एक बार यूट्यूब पे मैंने आपकी वीडियो देखी थी। फिर मैंने बाकी आपकी वीडियोस देखी थी कि आप इसी के रिगार्डिंग वीडियोस बनाते हैं, तो मेरे को लगा कि काफ़ी अच्छा कंटेंट है। उसके बाद मैंने आप ही की अकेडमी से तैयारी की अपनी। अच्छा, आप ये बताएँगे कि आपका स्कोर क्या था ओईटी के अंदर? सर, यस सर। सर, मेरा स्पीकिंग में 430 था एंड रीडिंग में 370, राइटिंग में 390 एंड लिसनिंग वाज़ 350। अच्छा, ओईटी कितना हार्ड लगा आपको? आप बताएँगे इस चीज़ के बारे में? सर, मेरे को लगता है कि इट्स ऑल डिपेंड ऑन प्रैक्टिस। तो मेरे लिए पहले रीडिंग थोड़ा डिफ़िकल्ट होता था, क्योंकि रीडिंग में 15 मिनट्स में मैं पार्ट ए कंप्लीट नहीं कर पाती थी। तो मेरे को जो ज़्यादा प्रॉब्लम आई वो रीडिंग में आई थी, और बी और सी में तो मेरे आंसर्स पहले आते नहीं थे, बट बाय द टाइम मैं प्रैक्टिस करती रही तो वो मेरा ठीक हो गया। लाइक
मैंने 15 मिनट्स का टारगेट अपना 11-12 मिनट्स पे कर दिया ताकि मैं 12 मिनट्स में कंप्लीट कर पाऊँ, क्योंकि एग्ज़ाम में आपके ऊपर प्रेशर होता है तो आपको लगता है कि वो 15 मिनट्स नहीं है, वो 10 मिनट्स में ही ले रहे हैं जो है। तो इस वज़ह से मैं अपना टारगेट जो है वो 11-12 मिनट्स का रखती थी। तो धीरे-धीरे मैंने प्रैक्टिस किया और कमल अकेडमी के टीचर्स ने भी काफ़ी हेल्प की इस चीज़ में। स्टार्टिंग में थोड़ी प्रॉब्लम होती थी, बट फिर बाय द टाइम प्रैक्टिस करते-करते वो ठीक हो गई फिर। और जो हमारा तरीका है पढ़ाने का कि पहले हम लोग रीडिंग को लेके चलते हैं, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है और ज़्यादातर लोगों का भी ये मानना होगा कि रीडिंग जो मॉड्यूल है सबसे टफ मॉड्यूल है एज़ कम्पेयर टू अदर 3 मॉड्यूल्स। तो हम यस लोग रीडिंग को स्टार्टिंग में लेके चलते हैं ताकि थ्रू आउट 3 मंथ्स आप उस रीडिंग की प्रैक्टिस करते रहें। तो वो आइडिया कैसा है? कैसा लगा आपको? वो मेरे को काफ़ी बेनिफिशियल लगा, क्योंकि रीडिंग आप पहले करा देते हैं तो उससे क्या है, स्टूडेंट्स जब तक 3 मंथ का जैसे कोर्स है तो उसमें वो रीडिंग साइड बाय साइड अपनी तैयार कर सकता है, क्योंकि उसी में थोड़ा है कि 15 मिनट्स में आपको पार्ट ए करना है। तो वो तब तक अपनी प्रैक्टिस करते रहें 15 मिनट्स में सारे 20 क्वेश्चंस करने की। तो वो चीज़ काफ़ी अच्छी है अकेडमी की, कि वो रीडिंग को पहले स्टार्ट करते हैं, वो मेरे को काफ़ी अच्छी लगी सर। अच्छा, तो आपके रीडिंग में काफ़ी अच्छे मार्क्स आए, स्पीकिंग में भी काफ़ी अच्छे मार्क्स आए, पर स्पीकिंग पे जाने से पहले आप मुझे ये बताइए, जैसे कि रीडिंग की हम लोग बात कर ही रहे हैं यहाँ पे और रीडिंग काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट मॉड्यूल है और हाल ही में अपना आपने एग्ज़ाम क्लियर किया, आपका एक्सपीरियंस भी होगा एग्ज़ाम यस क्लियर सर। करने के बाद कि कैसी रीडिंग थी। तो आप अपनी तरफ से स्टूडेंट्स को कुछ टिप्स देना चाहते हैं, जो बच्चे भी प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर उनके लिए नर्व रैकिंग है? डेफ़िनिटली जो रीडिंग है काफ़ी ज़्यादा एंग्ज़ियस हो जाते हैं बच्चे रीडिंग का नाम सुनते ही ना और एग्ज़ाम में बैठते ही। तो आप अपनी तरफ से कुछ ऐसी टिप्स देना चाहेंगे जो बच्चों की हेल्प कर सके और उनका जो रीडिंग है वो क्लियर करने में मदद यस सर। सर, जो मैंने किया था मैं वो बताती हूँ। जैसे मेरे को स्टार्टिंग में रीडिंग में प्रॉब्लम होती थी, तो मैंने क्या किया कि पहले पार्ट ए पे फ़ोकस किया अपना पूरा। तो पार्ट ए में मैं टारगेट रखती थी अपना 20 आउट ऑफ 20, क्योंकि अगर मैं इतना रखूँगी तभी मैं 18-19 पे आऊँगी और हो सकता है 20 भी आ जाए मार्क्स। तो मैं क्या करती थी कि मैं लास्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करती थी। तो लास्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं तो बाय द टाइम आप फर्स्ट 7 क्वेश्चंस पे आते हो, आपको एक ब्रीफ आइडिया हो जाता है कि पैराग्राफ में क्या पूछा होगा और ये कहाँ से है। तो आपको वो ईज़ी है, वो इतना टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता फिर जो स्टार्टिंग के क्वेश्चंस होते हैं। तो इसलिए मेरे को वो काफ़ी हेल्पफुल था। और जब मैं मॉड्यूल्स प्रैक्टिस करती थी, जैसे अकेडमी से काफ़ी 12 अराउंड 12 मॉड्यूल्स मिले थे, तो वो मैंने प्रैक्टिस किए। तो उसमें क्या हुआ कि जैसे-जैसे मैं प्रैक्टिस करती रही, मुझे खुद ही आइडिया हो गया स्किमिंग और स्कैनिंग करते वक़्त कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा होगा। तो मैं उसको एक राउंड मार्क कर लेती थी और वो बहुत हेल्पफुल था। जब मैं क्वेश्चंस करती थी, तो क्वेश्चन फिर वहीं से पूछा होता था। तो जब आप प्रैक्टिस करते रहोगे, तो आपको एक ये ब्रीफ आइडिया हो जाता है कि यहाँ से पूछा होगा। तो इसलिए प्रैक्टिस करते रहो, और अगर ये चीज़ अच्छी लगे तो ट्राई करके देखिए कि लास्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करिए अगर आपको कुछ बेनिफिट मिल रहा है इससे तो, क्योंकि मुझे तो बेनिफिट मिला इससे। पार्ट बी एंड सी में कुछ कहना चाहेंगे आप? तो पार्ट बी एंड सी में मैंने ये किया था, जैसे स्टार्टिंग में मेरे क्वेश्चंस सही नहीं हो रहे थे पार्ट बी और सी के। तो मैंने एक दिन बैठ के देखा कि जो ऑथर है उनका क्या पर्सपेक्टिव है क्वेश्चन की, जो मेरा गलत हो रहा है और जो उनका आंसर क्यों है, तो उनका मेरा गलत क्यों है, उनका पर्सपेक्टिव मैंने जाना। फिर मैंने उनके पर्सपेक्टिव से जब क्वेश्चंस करना शुरू किया तो मेरे आंसर सही होने लग गए थे। तो पार्ट बी और सी में मैंने यही किया। बट पार्ट ए थोड़ा मेरे को लगता है कि आपके हाथ में होता है। पार्ट बी और सी थोड़ा-सा लगता है कि उनके पर्सपेक्टिव से थोड़ा सोचना पड़ता है आपको। तो पार्ट बी एंड सी में मैंने ये किया था कि मैंने एक दिन बैठ के देखा था कि उनका पर्सपेक्टिव क्या है, तो उससे मैंने हो गया मेरा फिर उसके साथ। तो मैं सभी बच्चों को एक चीज़ बोलता हूँ कि जो पार्ट ए है वो इतना ईज़ी बनाया गया है, तभी तो वहाँ पे आपको 20 क्वेश्चन हाँ। सॉल्व करने हैं 15 मिनट्स के अंदर। तो मतलब वो स्कोरिंग है, काफ़ी वाइटल है। अगर आपका पार्ट ए खराब हो गया तो समझ लो आपकी जो रीडिंग पार्ट है पूरा का पूरा खराब हो गया वहाँ पे। तो पार्ट ए के ऊपर अच्छे से फ़ोकस करें। आप पार्ट ए काफ़ी ज़्यादा ईज़ी है, अगर आप लेके देखते हैं लगभग 45 सेकंड्स होते हैं क्वेश्चन के लिए। बट अगर आप सही तरीके से प्लानिंग रखते हैं टाइम मैनेजमेंट की, तो आप उसको अच्छी तरीके से एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। हमारी अकेडमी में जिस तरीके से बताया जाता है कि आप क्वेश्चन नंबर 1 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, उसके लिए भी अलग स्ट्रैटेजीज़ हैं। क्वेश्चन नंबर 8 से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, उसके लिए भी अलग स्ट्रैटेजीज़ हैं और जैसे कि अभी दीपाली आपको बता रही है, आप क्वेश्चन नंबर 20 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वैरी करता है या फिर उनके ऊपर डिपेंड करता है, कि आपको किस तरीके से जाना है या फिर किस तरीके से सोल्व करना है। तो एक बार आप खुद ट्रायल एंड एरर करके देखें, मतलब सही लगेगा तो ठीक है, नहीं लगेगा तो दूसरा तरीका इस्तेमाल करें। बट क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपका जो एग्ज़ाम है और जो रिज़ल्ट है वो मैटर करता है, तो आपको सारी चीज़ें ट्राई करके देखनी चाहिए कि आपके लिए क्या काम कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। रही पार्ट बी और पार्ट सी की, आपका जैसे पर्सपेक्टिव की उन्होंने बात करी, मैं बात करना चाहूँगा यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड की। अगर आप जितना ज़्यादा एलिमिनेट कर सकते हैं ऑप्शंस को, उतना ज़्यादा आपके लिए बेटर रहेगा। आप एलिमिनेशन इस्तेमाल करते थे, दीपाली? यस सर, एलिमिनेशन भी काफ़ी बेनिफिशियल होता है। मैं वो करती थी, हाँ।
अच्छा, आपकी जो स्पीकिंग है उसमें आपके 430 मार्क्स आए हैं, तो उसके लिए क्या कहेंगे आप? क्या टिप्स देंगे आप अपनी तरफ से? सर स्पीकिंग के लिए मेरे को लगता है कि जैसे डिफरेंट सेटिंग्स होती हैं, तो डिफरेंट सेटिंग्स के लिए आप ओपनिंग स्टेटमेंट्स आपको क्या रखनी है वो आप लिख सकते हैं। मतलब मैंने अपनी ओपनिंग स्टेटमेंट्स जो डिफरेंट स्ट्रैटेजी सेटिंग्स की थी वो मैंने रखी थी। फॉर इंस्टेंस की इमरजेंसी सिचुएशन है, या फिर कोई नॉर्मल हेल्थ मतलब विजिट है मेडिकल अगर लीव है। उसकी, तो मैंने, हाँ, तो मैंने सबकी रखी थी। तो उसको आप प्रैक्टिस करते रहिए तो आप वहाँ पे फंबल नहीं होंगे। तो एक ये मैंने रखा था, और कुछ क्वेश्चंस रीअश्योरेंस के कुछ क्वेश्चंस मैंने लिख के रखे थे, जो कमल अकेडमी से भी जो हमको पीडीएफ मिलती है कि आप यहाँ से फ्रेजेस सेलेक्ट कर सकते हैं, मैंने वहां से काफी फ्रेजेस सेलेक्ट किए थे और मैंने उनको यूज किया फिर स्पीकिंग में, और मैंने उसको प्रैक्टिस किया। मतलब मैंने ज्यादा वो नहीं किया, मैंने कुछ ही फ्रेजेस रखे और उन्हीं को ही प्रैक्टिस किया। तो वहां पे फंबल नहीं होंगे अगर आप कुछ ही चीजों पे स्टिक रहेंगे तो स्पीकिंग के लिए मैंने यही किया बस। ज़्यादा ऑप्शंस जिसके पास होते हैं उसका उतना ही ज़्यादा हाँ। कन्फ्यूजन होता है लोगों को, है ना? और यस। अगर आप एक चीज़ पे स्टिक रहते हैं, मैं सभी लोगों को ये चीज़ बोलता हूँ, स्पेशली राइटिंग में बोलता हूँ कि आपको वहाँ पे जाके एक ही लेटर लिखना है। तो आप अपने फॉर्मेट के ऊपर स्टिक रहें, क्योंकि अगर आपको वहाँ पे 2 लेटर लिखने होते हैं तो आपको एग्ज़ामिनर ये सोचता है कि इसने शायद याद किया हुआ है या फिर इसी फॉर्मेट में लिखता है। बट वहाँ पे जाके खाली आपको 1 लेटर लिखना है। तो आप अपना बेस्ट देने यस। की कोशिश करें, अपनी पूरी प्रैक्टिस थ्रू आउट द कोचिंग आप उसको सेम मेंटेन रखें। सेम गोज़ विथ स्पीकिंग, अगर आपने कुछ फ्रेजेज़ याद कर रखे हैं, कुछ पॉजिटिव वर्ड्स या फिर सेंटेंसेस याद किए, कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस याद किए हुए हैं, कि मतलब आपको किस तरीके से रिएक्ट करना है आपके पेशेंट की न्यूज़ के ऊपर या फिर पेशेंट कि जो भी क्वेश्चन है उसके ऊपर किस तरीके से रिएक्ट करना है। इफ यू हैव दोस फ्रेजेस और दोस सेंटेंसेस देन इट्स इजी टू क्लियर योर स्पीकिंग मॉड्यूल, है ना? चलिए, यस। सबसे मेन चीज़ ये आती है, दीपाली आप फ्रेशर हैं और अभी आपने नर्सिंग अपनी कंप्लीट करी है और साथ में आपकी ओईटी अभी क्लियर हो चुकी है, तो वो सोच के कैसा लगता है आपको कि अभी मेरी ओईटी क्लियर हो गई, अब मेरा जाना तो पक्का है? काफी रिलैक्स लगता है सबसे पहले तो, कि अभी ओईटी क्लियर हो गया है तो अब तो हो जाएगा, तो ये काफी रिलैक्सिंग है और मेरे को तो अच्छा लगता है। तो आप ये बता सकते हैं मुझे कि आप ओईटी और एक्सपीरियंस की अगर हम लोग बीच में बात करें, तो आप किस चीज़ को प्रेफ़र करेंगे? पहले ओईटी क्लियर करना प्रेफ़र करेंगे या फिर एक्सपीरियंस लेना प्रेफ़र करेंगे? सर इन माय ओपिनियन मुझे लगा कि मुझे पहले ओईटी क्लियर करना चाहिए। मैं पहले सोली पहले ओईटी पे फ़ोकस करूँ, उसके बाद अगर मुझे लगता है एक्सपीरियंस करना, बिकॉज़ अभी जैसे चैलेंजेस ओईटी में भी काफ़ी बढ़ गए हैं। अभी काफ़ी टाइम से हम देखते आ रहे हैं ओईटी में भी रीडिंग जैसे काफ़ी डिफ़िकल्ट आ रहा है, तो ऐसा नहीं है, इसको भी काफ़ी टाइम चाहिए। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे पहले अपना ओईटी क्लियर करना चाहिए। फिर एक बैक ऑफ द माइंड एक रिलैक्स भी हो जाता है। तो इस वजह से उसके बाद अगर आप एक्सपीरियंस करना चाहो तो मुझे मेरे इन माय ओपिनियन मेरे को वो चीज़ ज़्यादा बेटर लगी सर। और देखो, बच्चों को भी मैं यही चीज़ें बोलता हूँ कि अगर बाई चांस आपने ओईटी खाली ओईटी के ऊपर ध्यान दिया और ओईटी एग्ज़ाम क्लियर किया, 3 महीने के बाद एटलीस्ट जो आप एक्सपीरियंस लेंगे उसको आप एन्जॉय करेंगे। क्योंकि आपको बैक ऑफ द माइंड आपको ये पता है कि मेरी ओईटी क्लियर हो चुकी है और मुझे अभी यहाँ से जाना है। चाहे फिर वो 6 महीने का एक्सपीरियंस हो या 1 साल का एक्सपीरियंस हो, यू विल एन्जॉय दैट एक्सपीरियंस। बट अगर यस सर। आप पहले अपना एक्सपीरियंस लेते हैं और फिर बाद में ओईटी करने के लिए जाते हैं, तो बैक ऑफ द माइंड ये रहेगा कि अभी मुझे एक्सपीरियंस लेना है, फिर मुझे अपनी ओईटी क्लियर करनी है, फिर मुझे प्रोसेस करवाना है, तो काफ़ी ज़्यादा लंबा ड्यूरेशन हो जाएगा। काफ़ी सारे बच्चे ऐसे करते हैं कि साथ में ही प्रिपरेशन करते हैं ओईटी की। मैं उन बच्चों को ये बिल्कुल नहीं बोलूँगा जो थोड़े से पढ़ाई में वीक हैं, जिनकी इंग्लिश सही है, फ्लुएंसी सही है, ये सब चीज़ें सही हैं, तो शायद वो लोग मैनेज कर लेंगे। बट जो बच्चा सोच रहा है कि मुझे बाहर जाना है, पैसे से भी थोड़ा परेशान है, तो पहले उसको ओईटी कर लेनी चाहिए या फिर दोनों चीज़ें एक साथ मतलब दोनों नाव में सवारी करना इज़ नॉट गुड। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जब आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा, एग्ज़ाम काफ़ी ज़्यादा महँगा आता है ना? 35,000 आपको वहाँ पे करने पड़ते हैं, तो वो आपका मोरल भी डाउन होता है, आपका मोटिवेशन भी डाउन होता है कि मेरा पैसा भी खराब हो गया और मेरा टाइम भी खराब हो गया। आपने कितने महीने प्रिपरेशन करी थी अपनी ओईटी की? सर मैंने ये जॉइन किया था मई में और हुँ, मैंने हुँ। एग्ज़ाम दिया दिसंबर में, तो मई से दिसंबर का ड्यूरेशन था मेरा। हाँ, तो पूरे 6 महीने की प्रिपरेशन में आपने एग्ज़ाम दिया और अपना एग्ज़ाम भी काफ़ी अच्छे मार्क्स से क्लियर किया दीपाली। कांग्रेचुलेशंस वन्स यस। अगेन। आपको मैंने थैंक मैसेज यू। पे बोल ही दिया था वैसे भी, है ना? और अपनी तरफ से कुछ थैंक टिप्स देना चाहेंगी जो बच्चे अभी एग्ज़ाम के लिए अभी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर एक्सपीरियंस भी ले रहे हैं, उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? सर मुझे लगता है कि गेटिंग योरसेल्फ एनरोल्ड इन अ अकेडमी इज़ रियली बेनिफिशियल, एटलीस्ट फॉर मेरे लिए तो था, because guidance from experienced teachers and faculty is really important since this exam is really expensive and you do not want to risk sitting again. So एक तो ये, और प्रैक्टिस करिए। अब मॉड्यूल्स जो है, पेपर्स जो हैं उन पेपर्स को लगाइए, प्रैक्टिस करने से ही सब होगा। तो
मैं यही बोलूँगी। और अपनी ट्रिक्स आपको खुद ही एनालाइज़ करनी होंगी कि आपकी क्या ट्रिक्स है। जैसे मेरे लिए लास्ट क्वेश्चन था, हो सकता है आपके लिए स्टार्टिंग से हो, कि क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करने से, तो आपको वो खुद ही एनालाइज़ करनी पड़ेंगी। अच्छा, हम लोग एक फ्री सर्विसेज देते हैं जो हमारा एग्जाम ग्रुप है ना? सभी स्टूडेंट्स के लिए। आपने ज्वाइन किया था दीपाली एग्जाम ग्रुप? सही है, मैंने जॉइन किया था। कितना कितना बेनिफिशियल था वो? तो मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल था वो, मतलब मेरे को काफ़ी अपना अब मुझे आइडिया हो गया था कि मतलब मैं कहाँ स्टैंड कर रही हूँ उधर। तो मतलब जैसे टेस्ट वगैरह जो होते थे, उनसे मेरे मार्क्स भी वहाँ पे काफ़ी अच्छे आते थे, तो मेरे को एक कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता था उससे। तो मेरे लिए वो काफ़ी बेनिफिशियल रहा था। तो आपको काफ़ी बेनिफिट मिले वहाँ से। यस सर। चलिए, थैंक यू सो मच दीपाली, और आपने जो एक्सपीरियंस शेयर किया है होपफुली काफ़ी सारे लोगों की मदद करेगा, और मैं चाहता हूँ कि इसको पॉजिटिवली इस वीडियो को लिया जाए, ताकि एटलीस्ट दीपाली आपके सामने है, इन्होंने जस्ट अभी अपनी नर्सिंग कंप्लीट करी है और अभी इनका ओईटी एग्जाम क्लियर हुआ है, तो एक तरीके से ये आपके लिए इंस्पिरेशन है। और मैं चाहूँगा एट द एंड ऑफ द डे हम मेरा मेरा ये मोटिव है, या फिर बाकी जो लोग यूट्यूब पे सबका एक मोटिव होता है कि हम लोग आप लोगों को पुश कर रहे हैं एक तरीके से। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं तो आप गवर्नमेंट में जाएँ, बट अगर आप बाहर जाना चाहते हैं तो पहले अपना ओईटी या फिर आईएलटीएस एग्जाम क्लियर करें, क्योंकि ये बेस है आपका। अगर आपके पास ओईटी आईएलटीएस नहीं है तो आप नहीं जा सकते, चाहे फिर आपके पास कितना भी एक्सपीरियंस हो। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो एक बार के लिए आप ओईटी के ऊपर जा सकते हैं, बट बिना ओईटी के तो आप लोग नहीं जा सकते। तो हम अब मेरी तरफ से वही पुश देने की कोशिश कर रहा हूँ बच्चों को कि आप जाओ, बाहर काफ़ी अच्छा फ्यूचर है, और फॉरेन कंट्री में काफ़ी अच्छा फ्यूचर है नर्सिंग का, काफ़ी मतलब काफ़ी अच्छे स्कोप्स है नर्सिंग के ना, तो आप लोग वहाँ पे जाके कर सकते हो। और थैंक यू सो मच दीपाली फॉर बीइंग इन दिस वीडियो, और थैंक यू होपफुली सर। आज काफ़ी सारे लोगों को चीज़ें यहाँ से समझ में आई होंगी यार। थैंक यू सो मच दीपाली। थैंक यू सर।